एक 12 साल का बच्चा अली जो शाम को कोचिंग क्लासेस के लिए गया पर कभी वापस नहीं लौटा। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस, मोहल्ले वाले सब उसे ढूंढ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ गया होगा। आखिर उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पर सच तो ये था कि अली कहीं गया ही नहीं था। जब पुलिस पूरी बिल्डिंग छान रही थी, अली वहाँ ही था, एक कमरे के अंदर, एक बेड के नीचे, और उस बेड के ऊपर बड़े आराम से एक बूढ़ी दादी सो रही थी। सवाल ये नहीं था कि अली के साथ क्या हुआ था, सवाल ये था कि उस नॉर्मल दिखने वाले घर में उस रात आखिर कितने राज दफन थे। इंदौर को लोग अक्सर एक बैलेंस्ड और आइडियल सिटी कहते हैं। ना ज़्यादा शोर, ना ज़्यादा तनाव। यहाँ जिंदगी एक रिदम में चलती है। इंदौर के इसी रिदम में कादरी खानदान की जिंदगी भी चल रही थी। माँ बाप और उनका 12 साल का मासूम बेटा अली, एक ऐसा बच्चा जिसकी दुनिया सिर्फ स्कूल से शुरू होती थी और घर पर ख़त्म। उस दिन भी वो रोज़ की तरह घर से निकला। माँ बाप बेफिक्र थे। उन्हें लगा शहर सेफ है, मोहल्ला अपना है, अली शाम को लौट आएगा। लेकिन शाम से रात हो गई मगर अली वापस नहीं आया। शुरू में किसी ने पैनिक नहीं किया, सोचा शायद दोस्तों की तरफ होगा, शायद थोड़ी देर हो गई होगी। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जो घर सिर्फ कुछ घंटों पहले आवाज़ों से भरा था, अब वहाँ सिर्फ सवाल थे। हर गुजरते मिनट माँ बाप के दिमाग में एक नया दर्द छोड़ रहा था। जैसे जैसे अली के गुम होने की खबर फैलने लगी, घर वालों के साथ साथ सारा मोहल्ला अली की तलाश में लग गया। देखते देखते 5 लोगों से बढ़कर एक बड़ी भीड़ अली को तलाश कर रही थी। नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने इलाके के हर घर में पूछताछ शुरू की, पर कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि अली को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। अली के माँ बाप के दिल में बस एक ही बात चल रही थी, अली जहाँ भी हो बस सलामत हो। पर अली को ढूंढती भीड़ को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब उन्हें घर के पास ही खड़ी एक कार के पीछे की शीशे की धूल में उंगलियों से कुछ लिखा दिखाई दिया, और वो लिखे हुए अल्फाज कह रहे थे, तुझे मारना नहीं था। अली को अब घर से निकले बहुत वक्त हो चुका था। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी फैमिली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही और हर गुजरते मिनट के साथ ये उम्मीद कमज़ोर होती चली गई कि अली अब अपने पैरों पर चल कर घर लौटेगा। अली के पापा एरिया के जाने माने कव्वाल थे, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आवाज़ से कई रातों को रोशन किया था, जिसकी कव्वाली पर लोग झूमते थे, जिनकी आवाज़ तले रातें कैसे निकल जाती थीं पता ही नहीं लगता था। उसी इंसान के लिए ये रात, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे धीमी और भारी रात थी। इसी दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू किया। एक एक करके फुटेज को खंगाला जाने लगा और तब पहली बार अली की लास्ट मूवमेंट सामने आई। सीसीटीवी में अली 2 लड़कों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। वो अकेला नहीं था, वो दोनों लड़कों के साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करता जा रहा था। लास्ट फुटेज में अली एक बिल्डिंग के अंदर जाता दिखाई दिया। इस बिल्डिंग का नाम था श्री देवी अपार्टमेंट। उसके बाद अली कभी बाहर निकलता कैमरे में नहीं दिखा। यहीं से इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल गई। अब ये केस पूरे शहर, पूरे एरिए और पूरी कॉलोनी से सिमटकर सिर्फ एक जगह पर आ गया था, श्री देवी अपार्टमेंट। सुबह होते होते पुलिस ने बिल्डिंग की तलाशी शुरू की और यहीं पर पहला झटका मिला। बिल्डिंग की छत पर अली की जैकेट मिली। जैकेट खून से भरी हुई थी। कुछ ही देर बाद बिल्डिंग के पीछे कचरे के ढेर में अली का बैग मिला, वो भी खून से भरा हुआ था। इस एक पल में ये केस मिसिंग पर्सन से चेंज हो चुका था। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी जहां 2 अलग अलग थ्योरीज काम कर रही थी। एक तरफ फैमिली थी जिनके लिए खून सिर्फ एक डरावनी निशानी थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद अली अभी भी जिंदा हो, शायद उसे हॉस्पिटल ले जाकर बचा लिया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस के लिए अब ये एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था। खून से सने कपड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि सवाल ये नहीं था कि अली कहाँ है, सवाल ये था कि अली की लाश कहाँ है। सुबह होते होते लोगों की भीड़ फिर से इकट्ठी होने लगी, लेकिन इस बार भीड़ में शोर नहीं था, एक अजीब सा डर था। लोगों की ज़बान पर वो कार वाला मैसेज था, तुझे मारना नहीं था। ये अल्फाज किसी दूर के आदमी ने नहीं लिखे थे, ये उसी इंसान का काम था जो रात भर भीड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अली को ढूंढ रहा था। सोचिए, जिस वक्त माँ बाप रो रहे थे, कातिल वहीं खड़े होकर उनके आंसू देख रहा था। वो ढूंढने का नाटक कर रहा था। कातिल भीड़ के अंदर ही था, पर कौन? पुलिस ने अली को ढूंढने के लिए पुलिस डॉग की मदद लेनी शुरू की। अली की जो जैकेट और बैग मिला था
उन्हीं की सेंट की बेस पर डॉग को श्रीदेवी अपार्टमेंट के अंदर ले जाया गया। डॉग बार बार वहीं घूमता रहा, कॉरिडोर, स्टेयर्स, फ्लोर्स, जैसे किसी चीज को फॉलो कर रहा हो। घूमते घूमते अचानक वो एक दरवाजे के सामने रुक गया, फ्लैट नंबर 42। पुलिस ने फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। एक 40-45 साल उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, यहाँ तक कि अंदर जाकर पहली नज़र में भी कुछ अजीब नहीं लगा। ये एक नॉर्मल सा घर था, थोड़ा बिखरा हुआ, जहाँ एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक 21 साल का लड़का और हॉल में बेड पर सोई हुई उधेड़ उम्र अम्मा। पर ऐसा कुछ नहीं जो उसी वक्त शक पैदा करे। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब बिल्कुल खामोश थे। दूसरी तरफ पुलिस डॉग का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वो बार बार उसी फ्लैट के अंदर इधर उधर घूमता रहा, जैसे किसी एक पॉइंट पर वापस लौट रहा हो। पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली, हर कमरा, हर अलमारी, हर स्टोरेज, पर फ्लैट के अंदर, बाहर, इवन बालकनी में भी कुछ नहीं मिला। बिल्डिंग के बाहर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि ये खानदान पहले ही इलाके में बदनाम था। इस घर का बड़ा बेटा पहले ही एक मर्डर के लिए जेल में था। पुलिस ने अब अचानक घर वालों से सख्ती से पूछताछ शुरू की, पर कोई भी नहीं बोल रहा था। इसी बीच पुलिस डॉग ने घूमना बंद कर दिया और फिर अचानक एक जगह जाकर रुक गया। वो एक बेड के पास रुका और जोर जोर से भौंकने लगा, उस बिस्तर पर जहां वो बूढ़ी अम्मा सो रही थी। पुलिस हैरान रह गई, इतनी बूढ़ी औरत का इस केस से क्या लेना देना हो सकता था। वो इतनी कमज़ोर लग रही थी कि शायद खुद चल फिर भी ना पाती हो। वो बेड पर लेटी हुई थी बिना हिले जुले, लेकिन पुलिस डॉग वहीं जमा रहा, वो भौंकता रहा। फिर जब पुलिस ने उस बेड को ध्यान से देखा तो वो एक स्टोरेज बेड था। अम्मा को हटाकर बेड को खोला गया, अंदर सिर्फ कपड़े थे। पर जब पुलिस ने उन कपड़ों को हटाया तो जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेड में उन कपड़ों के नीचे एक डेड बॉडी थी, जिसके गले में नायलॉन की रस्सी लिपटी हुई थी। फ्लैट में रहने वाली फैमिली में बूढ़ी अम्मा से लेकर हर उम्र के लोग मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस ने इस केस में गिरफ्तारी की तो वो नाम सामने आया जो सबको हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने 21 साल के रेहान को कस्टडी में लिया और कड़ी पूछताछ के बाद रेहान ने सब कुछ बता दिया। पुलिस के मुताबिक 8th क्लास में पढ़ने वाला 12 साल का अली फ्राइडे रात ट्यूशन से घर लौट रहा था। अली का घर श्रीदेवी अपार्टमेंट से तकरीबन 40 मीटर दूर था। उसी अपार्टमेंट में अली का दोस्त आयान भी रहता था, इसलिए अली उससे मिलने के लिए रुक गया। इसी दौरान उस बिल्डिंग में रहने वाले 21 साल के रेहान ने अली को देख लिया। रेहान और अली का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। रेहान ने उस छोटी सी बात को अपने ईगो पर ले लिया था और बदले की आग उसके अंदर जल रही थी। वो पतंग उड़ाने के बहाने अली को बिल्डिंग की छत पर ले गया और ऊपर पहुंचकर वो उसको धमकाने लगा। इसके बाद उसने अली के साथ गलत हरकत की कोशिश शुरू कर दी। जब अली ने मना किया और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश की, तब रेहान ने उस पर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उस वक्त रेहान के सर पर इतना खून सवार हो चुका था कि उसने छत पर पड़ी हुई ईंट उठाई और अली के सर और मुंह पर कई बार वार किए। मारपीट के बाद जब अली बेहोश हो गया तो रेहान ने नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया और अली को जान से मार दिया। मारने के बाद घबराहट में उसने अपने रिश्तेदार ताऊ राजा को बुलाया। दोनों ने मिलकर अली की बॉडी को ब्लैंकेट में लपेटा और घर के हॉल में रखी लोहे की बेड की पेटी के अंदर छुपा दिया। डेड बॉडी को बेड के अंदर रखने के बाद रेहान ने अपनी बूढ़ी दादी को उसी बेड के ऊपर सुला दिया ताकि किसी को भी शक न हो। पुलिस के मुताबिक वो बूढ़ी दादी वहां अनजान बनकर लेटी थी, पर वो सब जानती थी। उसके बाद रेहान रात भर भीड़ के साथ अली को ढूंढने का नाटक करता रहा और उसी वक्त शायद उसने कार के पीछे लिखा, तुझे मारना नहीं था। इंदौर की पुलिस ने रेहान की मां शहजादी, उसके फादर अब्दुल शकूर उर्फ बंटी और उसके ताऊ अब्दुल रऊफ उर्फ राजा तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर डेड बॉडी छुपाने और पुलिस को गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस केस में पूरे घर की साजिश शामिल थी। ये भी बताया गया कि सुबह तकरीबन 5 बजे अली के खून से सने जैकेट को जानबूझकर छत पर फेंका गया, क्योंकि रेहान जानता था कि अली को ढूंढने वाले लोग वापस आएंगे। साथ ही अली का स्कूल बैग बिल्डिंग के पीछे कचरे में फेंका गया ताकि सबको लगे कि वो ऊपर से गिर गया है। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक पूरे खानदान की साजिश थी। रेहान ने मारा
लेकिन बाकी सब ने उसे छुपाया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा वो कातिल नहीं, वो बूढ़ी दादी थी। पुलिस कहती है कि रेहान ने दादी को उस बेड पर सुलाया ताकि किसी को शक ना हो। दोस्तों, आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या वो दादी सच में सो रही थी या फिर वो सोने का नाटक कर रही थी? क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे मज़ीद ट्रू क्राइम केसेस को देखने के लिए मेरे चैनल इंटेरोगेटेड को सब्सक्राइब कर लें। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।